आ, हम लोग लाइव हैं। नमस्कार। रामबाबू माळगी प्रबोधनी की ओर से सभी जो लोग लाइव जुड़े हैं व्यूअर्स, उन सभी को नमस्कार। आज लाइव इंटरेक्शन सेशन में हम लोग नितिन गोखले जी से इंटरेक्ट करने वाले हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, द व्हाई, हाउ एंड वेयर, ये विषय हम सबकी उत्सुकता का विषय है। मैं सबसे पहले रामबाबू माळगी प्रबोधनी के महानिदेशक श्री रविंद्र साठे जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम सभी व्यूअर्स की ओर से और प्रबोधनी की ओर से नितिन गोखले जी का वेलकम करें एवं उनका एक संक्षिप्त परिचय दें। साठे साहब। नमस्कार। हमारे मध्य में आदरणीय नितिन गोखले जी उपस्थित है। आप सबकी ओर से और मालगी प्रबोधिनी की ओर से मैं नितिन जी का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में हैं। वैसे नितिन जी के बारे में बताना है तो हम सब जानते हैं कि नितिन जी गत लगभग 37-38 साल से ये पत्रकारिता क्षेत्र में है। बेसिकली ही इज एन जर्नलिस्ट और वो सुरक्षा विश्लेषक, जिसमें अथॉरिटी कहेंगे ऐसे आप सुरक्षा विश्लेषक है, मीडिया ट्रेनर है, मल्टीमीडिया रिपोर्टर है और एक अच्छे लेखक है जिन्होंने आज तक लगभग 6 पुस्तकें आज तक लिखी है। वैसे प्रिंट मीडिया में आपने जर्नलिज्म शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने काम किया, वेब प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं और अभी गत 2-3 साल से आप एक स्वयं अपना एक वेब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ये सब चलाते हैं और मुख्य रूप से सुरक्षा विषय में आप काफी अध्ययन करते हैं, काफी लेखन करते हैं और देश और विदेश में अनेक सेमिनार्स सुरक्षा के विषय पर होते हैं, उसमें आप सहभागी वक्ता के रूप में आप जाते हैं। तो नितिन जी, फिर से एक बार मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आपका मनोगत रखें। कार्यक्रम कैसे रहेगा इसके बारे में रवि जी पहले बताएंगे और उसके बाद नितिन जी आप आपका भाषण रखिए। फिर से एक बार हृदय से आपका स्वागत और आपके शुरुआत में ही आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी सर, एज एज एक्सपेक्टेड इस विषय का, क्योंकि ये इतना कॉन्टेम्पररी है, सो एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड। हमें बहुत सारे मैसेजेस भी मिले दैट पीपल विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो द फॉर्मेट, जो सजेस्टेड फॉर्मेट हमारा है कि एक लगभग 30 मिनट आप इसका हाउ, व्हाट, हाउ एंड व्हाई इंडिया चाइना रिलेशंस का अगर आप ये रखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके मन में जो भी प्रश्न है वो रामबाबू माळगी प्रबोधनी के फेसबुक पेज पर, जहाँ आप ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, उसी के कमेंट सेक्शन में वो सब आप अपने प्रश्न रखिए और ये भी बताइए, अपना नाम भी लिखिए और आप कहाँ से ये व्यू कर रहे हैं वो भी लिखिए, तो हम आपका नाम भी का भी परिचय कराएंगे और वो क्वेश्चन सर उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछूंगा और उनके जवाब लूंगा। तो पहले 30 मिनट हम आपको सुनेंगे। तो ओवर टू यू सर। ओके, धन्यवाद रवि जी, दोनों रविंद्र साठे जी और रवि पोखरना जी। मैं इस जूम मीटिंग में या फेसबुक लाइव में आके अति प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मल जो डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे विषयों पर स्पेशलिस्ट लोगों के साथ काफी बातचीत होती रहती है। कभी मैं बोलता हूं, कभी मैं सुनता हूं, पर मैंने ये देखा कि हमारे जो आम नागरिक हैं उनको इस विषय में समझना बहुत जरूरी है, अगर चीन के खिलाफ या चीन के बारे में हमें जानना है। और ये जो विवाद है, सीमा विवाद या सीमा पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम चीन की आदतें, चीन के जो निर्णय या चीन की जो मंशा है वो नहीं समझेंगे और इसका इतिहास नहीं समझेंगे, तब तक हम आने वाले वर्षों में चीन के साथ हमारे संबंध कैसे रहने चाहिए और चीन के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, उसको उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी शुरुआत जो है इतिहास से करूंगा और फिर अभी जो करंट फेस ऑफ जो चल रहा है लद्दाख में, या सीमा पे जो तैनाती हुई है दोनों तरफ से, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो let us go back to not very far off, nearly 60 years ago. 1960 में देखिए, चीन जो मॉडर्न चीन है, इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब निर्माण हुआ था, जब माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हथिया लिया था
और एस्टेब्लिश किया था आज के चाइना को, कम्युनिस्ट रूल चाइना में आया था। तो 1959 से उन्होंने हमारी जो सीमा है, पहले हमारी सीमा तिब्बत के साथ हुआ करती थी। ये जानना जरूरी है कि 1949 से पहले जो सीमा भारत की थी वो तिब्बत के साथ थी। तो 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत को हस्तगत कर लिया, तिब्बत का एनेक्सेशन किया, तब, और जब दलाई लामा वहां से भागने में उनको बाध्य किया गया, जो पहले हमारे अरुणाचल में आए, जब नेफा कहलाता था अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वहां पे दलाई लामा को भाग के आना पड़ा, उनका पैलेस छोड़ के, उनका जो वहां पे निवास स्थान था लासा में, वहां से वो भाग के आ गए। तो 1959 से चीन का तिब्बत पे ऊपर कब्जा हो गया, और तब से ये जो सीमा है ये भारत और चीन सीमा कहलाने लग गई। तो जब तक तिब्बत स्वतंत्र था, तिब्बत अपना निर्णय लेता था, तब तक ये सीमा विवाद था नहीं। तो तब से 1959 से चीन ने इस सीमा पर ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, और हमारी जो जमीन थी अक्साई चिन में या नेफा में, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। तो काफी उसमें करस्पॉन्डेंस हुआ जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाय के बीच में। चाओ एन लाय चीन के पहले प्रधानमंत्री थे, माओ के करीबी साथी थे। तो इन्होंने कहा कि वहाँ अक्साई चिन जो हमारा इलाका है लद्दाख के पूर्व में, वो हमारा है। और 1958 से 1956 से 58 तक उन्होंने वहाँ एक रास्ता बनाया जो अक्साई चिन हाईवे कहलाता है, जो जाके काराकोरम हाईवे को मिलता है, जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। तो 2 साल तक भारत में या भारत के लोगों को पता ही नहीं चला कि अक्साई चिन में चीन ने ये रास्ता बना दिया है। ये इसलिए है कि ये इतना रिमोट एरिया है ये जो अक्साई चिन का, तब था, अब भी है, और वहां पे हमारा प्रेजेंस बिल्कुल नहीं था। साल में 2 बार या 3 बार हमारे पुलिस के गश्ती दल वहां तक जाते थे, और धीरे धीरे चीन ने अक्साई चिन के ऊपर कब्जा करके और जमीन पर हक जताना शुरू किया लद्दाख में, और फिर उत्तराखंड में, और अरुणाचल में, जो अभी अरुणाचल कहलाता है, पहले नेफा कहलाता था। तो ये विवाद 1960 से चला आ रहा है। मैं ज्यादा देर उस पर नहीं लूंगा, आप या तो उसका इतिहास पढ़िए या फिर उसके बारे में और लोगों से जो YouTube में जानकारियां हैं, जो सीमा का पूरा नक्शा दिया हुआ है। कुछ मेरे भी वीडियोस हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे अगर जाएंगे स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल पे, तो उसमें भी मैंने 30 मई को एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने पूरी भारतीय सेना की तैनाती दिखाई थी कि हम कैसे सुसज्ज हैं, हम कैसे तैयार हैं कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। ये हमने तब किया था। एंड therefore the history is that there has been a lot of problems on the border from 1960. Then in 1962 China attacked India at 2 places, in Nefa, or what is Arunachal Pradesh now, and in Ladakh. That war went on for 1 month exactly, 20th October, 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 20 नवंबर 1962 तक ये लड़ाई चली। भारत बुरी तरह से पिट गया, क्योंकि भारत की तैयारी नहीं थी, और तैयारी न होने के बावजूद तब प्रधानमंत्री नेहरू ने हमारी सेना को आदेश दिया कि जो चीनी लोग सीमा पे गड़बड़ कर रहे हैं उनको बाहर फेंका जाए, उनको निकाल के बाहर फेंका जाए, दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, ऐसा एक आदेश दिया, जब हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए बहुत बुरी तरह से पिटी भारत की सेना, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे। ऊपर उस ऊंचाई पर जाने के लिए आपको कम से कम 21 दिन उस ऊंचाई पे रहने की तैयारी करनी पड़ती है, उसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। यू हैव टू डू 3 स्टेज एक्लेमेटाइजेशन, one at 9,000 feet, the other at 12,000 feet, the third at 14,000 feet. Only then you can fight. Otherwise आपकी सांस फूलेगी, आप वहां चल नहीं पाओगे, भागने की तो बात और ही है, चल नहीं पाओगे, और आप बीमार पड़ के बहुत से लोग उसमें हाइपोथर्मिया से मर भी जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से। तो ऐसे परिस्थिति में सेना को पंजाब से, बिहार से, असम से वहां भेजा गया,
या इधर जम्मू कश्मीर से भेजा गया और बिल्कुल मतलब हालात खराब थे। तो हमारी बहुत बुरी हार हुई उस समय 1962 में। और उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम अगले 20 साल तक हम एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी में रहे। पूरा भारत की सेना, भारत के विदेश मंत्रालय के अफसर सब हमेशा चीन के भय में रहे। चीन का एक जिसको कहते हैं कि एक फियर साइकोसिस उस समय था, उस उन 20 सालों में, 21 सालों में। पर उसके बीच में एक बहुत अच्छी घटना हुई थी भारत के लिए। 1967 में आपने नाथुला पास का नाम सुना होगा, सिक्किम में। वहां पे एक एक एनकाउंटर हुआ था भारत और चीनी सैनिकों के बीच। उसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के कम से कम 320 सैनिकों को मार गिराया था, जबकि हमारे 70 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। तो तब एक जो अंग्रेजी में कहते हैं ही वॉज गिवन अ ब्लडी नोज। तब से चीन ने एक नया तरीका अपनाया है 1970 से कि सीमा पर वो कभी भी पूरी तरह से फुल एग्रेशन करके वो नहीं आते हैं। वो जब आते हैं तो सिर्फ आके वहां पे अपना झंडा दिखाते हैं, आपको वहां थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाते हैं, मतलब कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, आपका नहीं है। तो हमारी जो सीमा है चीन के साथ, उसकी उसकी कुल लंबाई 3448 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल से लेकर, वलोंग नाम की जगह है पूर्व अरुणाचल में, वहां से लेकर लद्दाख तक, जो सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा, और फिर फाइनली लद्दाख में जम्मू कश्मीर का जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लद्दाख, अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गई है, आपको पता है। तो 860 किलोमीटर की सीमा लद्दाख में है, जो काराकोरम पास से लेकर नीचे चुमूर तक आती है, चीन के साथ है। और अभी जो वहाँ टेंशन चल रहा है वो लद्दाख में चल रहा है। अगर आप नक्शा जाके देखें तो तीन जगहों पे वो हो रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। कि एक है गलवान वैली या गलवान नदी जो है, गलवान रिवर है, उसके पूर्व में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके नीचे हॉट स्प्रिंग्स नाम की जगह है। और फिर उसके और दक्षिण में अगर आप आए तो एक पेंगैंग सो नाम की एक झील है, पेंगैंग सो लेक। अगर आप में से बहुत लोगों ने 3 इडियट्स पिक्चर देखा होगा, उसका जो फाइनल सीन है वो पेंगैंग सो लेक के किनारे हुआ था, शूटिंग हुई थी। वही उस झील के किनारे ही एक्सक्यूज मी, ये सबसे बड़ी अभी जो स्टैंड ऑफ हो रहा है वो सबसे बड़ा उसके नॉर्दर्न बैंक पे, पेंगैंग के अभी चीन के साथ एक कहा जाए कि एक स्टैंड ऑफ है, एक थोड़ी सी एक झड़प हुई है, और वहां पे टेंशन वहीं चल रहा है, वहीं से शुरुआत हुई। तो अभी मैंने थोड़ा सा इतिहास बताया, अब मैं प्रेजेंट पे आता हूँ। ये कब शुरुआत हुआ इसकी? और ये पहली बार नहीं ऐसे हो रहा है, ये पिछले 7 सालों में भी कम से कम 3 बार हो चुका है। 2013 में डेप्सांग में हुआ या DBO में हुआ। 2014 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के जब भारत आए थे, और जब वो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो झूले पे बैठे थे, आपको वो फोटो याद होगा। उसी समय चीन के 1000 सैनिक चुमूर नाम की जगह में, जो दक्षिण लद्दाख में है, वहां से वो घुस गए थे, घुसपैठ की थी उन्होंने। पर हमारे सैनिक वहां डटे रहे और उनको वापस जाना पड़ा था। और फिर 2017 में आपको याद होगा डोकलम में, जो उसका असली नाम डोलम है, जो सिक्किम, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पे उसका लोकेशन है। वहां पे एक 73 दिन का एक स्टैंड ऑफ हुआ था, आपको याद होगा। और फिर उसके बाद वुहान का समिट हुआ, और उसके बाद जाके आपका मामलापुरम में जो समिट हुआ था पिछले अक्टूबर में 2019 के, उसी का नतीजा था वो डोकलम या डोलम के स्टैंड ऑफ के बाद। उसके बावजूद अब लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ फिर से हुआ है 4 या 5 जगहों पर, और थोड़ा सा एक सिक्किम में थोड़ी सी झड़प हुई थी, वो अब खत्म हो गई है। तो अब मैं प्रेजेंट पे आऊंगा कि अभी अब क्या चल रहा है। तो ऐसा हुआ कि 5 मई को जब चीन के कुछ सैनिक पेंगैंग सो जो झील मैं बता रहा था, उसके वहां एक ऐसे पहाड़ है
जो जिनको जिनको फिंगर कहा जाता है, ऐसे 4 फिंगर वहां है, 1 2 3 4 8 हैं। तो फिंगर 1 to 8 ऐसी जो फीचर्स हैं, जो पहाड़ ऐसे नीचे आता है झील की तरफ, उसमें उनके सैनिक वो फिंगर 5 के पास आके, फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच में जो मैदानी इलाका है उसमें आके बैठ गए। हमारे सैनिक उसको देख रहे थे, उस पार से, झील के उस पार से, दक्षिण तट जो था झील का, वहां से। So when they watched it, they said, "This is not your area. We also come there. You also come there. It's a disputed area. So please go back." जो ये प्रोटोकॉल कई सालों से चला आ रहा है, पर इस बार वो तय करके आए थे कि हम यहाँ बैठेंगे और हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो झड़प हुई, फिर मारपीट हुई। वो कुछ अपने मतलब रॉड्स लेके आए थे, कुछ पत्थर लेके आए थे, पत्थरबाजी हुई, रॉड्स लेके आए, मारपीट हुई, काफी लोग उसमें जख्मी भी हुए। तो ये ऊपर तक मामला गया। फिर ऐसे कहा गया कि नहीं, अब ऊपर से बात करेंगे तब इसको हटाएंगे, तो फिर भी वो हटे नहीं। और फिर उसके साथ साथ जो नाम मैंने आपको बताया कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, ऐसे 3-4 जगहें हैं जो पेंगांग से के उत्तर में है। वहां भी इन्होंने पहली बार 1962 के बाद पहली बार चीनी सैनिक वहां उनके तरफ, सीमा के उनकी तरफ ही, उनके इलाके में, उनके एरिया में आके वहां जमा होने शुरू हो गए बड़ी संख्या में। इसीलिए आपने रक्षा मंत्री का बयान सुना होगा कि चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में वहां आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने सीमा पार की थी या हमारे इलाके में आके बैठ गए थे, वो अच्छी खासी संख्या में उनके तरफ मौजूद थे। तो वहां वो बैठे। हमने भी फिर वो जब देखा, हम देख रहे थे, हमारे लोग उसको आते हुए देख रहे थे, हमारे भी सैनिक वहां कुछ है उस इलाके में। तो उन्होंने जब देखा वो आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। फिर हमारे तरफ से अगर उनके 2000 आए हैं सैनिक, तो हमने भी 2000 सैनिक वहां तैनात किए। श्योक नदी है जो गलवान को जाके ऐसे मिलती है। गलवान पूर्व से पश्चिम बहती है, श्योक नदी उत्तर से दक्षिण बहती है। तो जहां पे उनका मिलन होता है उस जगह पे एक कॉन्फ्लुएंस है, वहां एक रास्ता बनाया गया हमारे तरफ से। उस रास्ते को वो ऑब्जेक्शन करके वहां आके बैठ गए थे। हमने भी फिर 2000 सैनिक वहां बिठाए। हमने भी ये कहा कि भाई आप लोग क्यों आए हो। तो वो बिल्डअप शुरू हो गया। तो थोड़ी सी मारपीट हुई। फिर उसके एक लेवल ऊपर ये मामला पहुंचा। तब MEA के थ्रू चीन के विदेश मंत्रालय से बात हुई। तो ये कहते कहते अभी पिछले 5 मई से, अब आज हम 11 जून में है, तो ये 1 महीना 6 दिन 7 दिन ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। यहाँ कोई पहले दिन के या 2 दिन के मारपीट के बाद कोई मारपीट नहीं हुई है, आमना सामना है। अपने तरफ उन्होंने कोई टैंक्स लाए हैं, आर्टिलरी गन्स लाई हैं। हमने भी अपनी तरफ और सैनिक बढ़ा दिए हैं, हमने भी टैंक्स वहां तैनात कर दिए हैं। ये सब दोनों तरफ हो रहा है। पर इसके आगे तनाव इतना ही है कि दोनों तरफ सैनिक अब सुसज्ज हैं, और अगर एक गोली चलती है तो पता नहीं क्या हो सकता है, ये टेंशन है। तो इसमें एक बात आपको और एक समझाना चाहता हूं कि चीन और भारत की जो सीमा है उसकी एक खासियत है। चीन और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे गोलियां हमेशा चलती हैं, लोग मरते हैं, लोग जख्मी होते हैं, लोग बड़ी संख्या में मरते हैं। आपने अगर देखा होगा तो मतलब आप तो सुनते ही है, जम्मू कश्मीर जो जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, वहां पे, जबकि भारत और चीन की सीमा उससे और भी लंबी है, और वहां तनाव भी बहुत है, वहां ना फेंसिंग है ना कुछ है। फिर भी वहां पे 1976 के बाद आज तक उस सीमा पे गोली नहीं चली। ये खासियत इसलिए है कि भारत और चीन सीमा के बीच में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, ये 1993 से नए नए प्रोटोकॉल्स वहां मौजूद हैं। और दोनों साइड्स, both sides actually agree and adhere and implement those protocols. Protocols mean that you will not display firearms, there will be no guns carried forward when you go and meet each other. अगर वो आमना सामना होता है तो लोग अपना बैनर खोलते हैं, एक झंडा लेके जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप हमारी सीमा में हो, आप वापस जाइए। ऐसा एक प्रोटोकॉल है। जब लोग वहां आते हैं या उनके लोग आते हैं या हमारे लोग उनके वहां जाते हैं,
तो वहां ऐसा डिफरेंस क्यों है? व्हाई इज इट दैट दिस बॉर्डर इज controversial, undemarcated, not settled, or there is no known border or agreed border? That is because there are differing perceptions. तो मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि अगर फर्ज कीजिए 3 लाइनें हैं, ये पूर्व की लाइन है, ये मध्य वाली लाइन है और ये पश्चिम की लाइन है। तो हम पश्चिम की लाइन के इस तरफ है, चीन वाले पूर्व के उस लाइन के उस तरफ है, और ये मध्य रेखा जो है ये ग्रे जोन है। तो चीन वाले कहते हैं कि हमारी जो सीमा है वो पश्चिम, जो आप पश्चिम रेखा कह रहे हो वहां तक है। हम कहते हैं कि जो पूर्व रेखा है वहां तक हमारी सीमा है, और इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो नो मैंस लैंड या ग्रे जोन कहलाता है। वहां तक जब लोग आते हैं दोनों तरफ से तब झड़प होती है, या फिर वो आमना सामना होता है। और कभी कभी वो अगर 100 बार आमने सामने आते हैं साल में, तो 90 बार वो दोनों तरफ से लोग वापस हट जाते हैं। वो बैनर दिखा के, आपने फोटोज देखे होंगे जो ऐसे लाल रंग का कपड़ा निकालते हैं सैनिक, कुछ वीडियोस भी जारी हुए हैं उसके बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि यू आर ऑन माय लैंड, माय बॉर्डर, प्लीज गो बैक। तो वो वापस चले जाते हैं, हम वापस चले आते हैं। ऐसा एक वहां प्रोटोकॉल है, और 100 में से 90 बार वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। 10 बार झड़प होती है, और फिर कभी कभी वो ये झड़प ऐसे मामलों में उसका ये मतलब उस ऐसे मामलों में उसका टर्न आउट हो जाता है। जैसे अभी लद्दाख में अभी हो रहा है, पेंगैंग सो और इन चारों जगहों, तीनों जगहों पर। डेप्सांग में 2013 में हुआ था, 21 दिन वो 19 किलोमीटर अंदर आए थे, जहां हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था आज तक, 2013-14 तक। अब पिछले 2 सालों में एक रास्ता जो हम 15 साल से बना नहीं पा रहे थे, हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने वो रास्ता बनाया है डीबीओ जाने के लिए, काराकोरम पास के दक्षिण में। वहां तक जाने का रास्ता जो 255 किलोमीटर का रास्ता है, दारबुक शियोक नाम का एक जो आखिरी गांव है लद्दाख में जहां लोग रहते हैं, वहां से डीबीओ का 255 किलोमीटर का रास्ता था नहीं। कई जगहों पर वहां पुल नहीं थे, नदी में बहाव इतना था कि पानी से वो रास्ता बह जाता था, पर वो सब अब कंप्लीट हो गया है। और इसी के कारण अब चीन को लगता है कि भारत की ताकत और भारत की काबिलियत सीमावर्ती इलाकों में बढ़ गई है, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये ऐसा हो। उनकी तरफ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, 4 लेन हाईवे है, गाड़ियां अच्छी तरह से चलती हैं, जो आज तक हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। हमारे सैनिक डीबीओ जाने के लिए उनको 4 दिन चलना पड़ता था लास्ट रोड हेड से। अब वो खत्म हो गया है। एक सेक्शन की बात बता रहा हूँ, एक सेक्टर की बात बता रहा हूँ, पर कई ऐसे इलाके हैं अरुणाचल में, सिक्किम में, लद्दाख में, जहां अभी भी हमारे रास्ते पहुंचे नहीं है। 2008 तक आपको आश्चर्य होगा कि 2008 तक भारत सरकार की एक नीति थी कि हम सीमावर्ती इलाकों में एलएसी तक, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां तक रास्ते नहीं बनाएंगे, वहां कोई शेल्टर नहीं बनाएंगे, कोई सैनिकों के लिए कोई सुविधाएं नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो करते हैं और कल को कोई युद्ध होता है चीन के साथ, तो चीन वाले उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनको वो डिनाई करने के लिए हम नहीं बनाएंगे। ऐसी नीति थी 2008 तक। 2008 में ये नीति बदली, तब से जाकर अब पिछले 12 वर्षों में धीरे 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 हमारे रास्ते अब वो सीमावर्ती आखिर तक हमारे रास्ते पहुंच रहे हैं बहुत जगह तक, जिसको स्ट्रेटेजिक रोड्स कहते हैं या चाइना स्टडी ग्रुप के रोड्स कहते हैं। 73 रास्ते ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, तो 2008 के बाद बने हैं। 2014 के बाद बीआरओ ने काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, और जो पहले 5,000 करोड़ का खर्चा बीआरओ करती थी साल में, इस साल उन्होंने 10,000 करोड़ का खर्चा किया है और रास्ते बनाए हैं। इसीलिए ये जो झड़पें हो रही है, इंक्रीजिंग झड़पें जो हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि पहले ऐसे कई इलाके थे जहां भारत के सैनिक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए वो अगर आके चले भी गए चीन के सैनिक, तब तक जब तक हमें पता चलता था और हम पहुंच पाते थे, तब तक वो चले जाते थे वापस। अब ये हो रहा है कि हम भी वहां पहुंच रहे हैं स्पीडीली, हम भी जल्दी से पहुंच रहे हैं, हम भी तुरंत जैसी कोई जानकारी मिलती है, कोई इंटेलिजेंस मिलता है, तो हम वहां पहुंच रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं। इसीलिए ये झड़पें हो रही हैं। तो अब जून 6 को एक मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, हमारे तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो लद्दाख में कोर कमांडर है,
उनका और जो चीन के डेलीगेशन लीडर है उनकी बातचीत हुई, 6 घंटे बातचीत चली और उसमें अभी 4 तरह के कार्रवाइयां करने की उन्होंने एक नीति बनाई है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले इस सप्ताह जहां हम बात कर रहे हैं सोमवार से शनिवार तक जो गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गालवान, इन इलाकों में जो जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां कोई वाद विवाद ही नहीं है, वो सिर्फ हमें डराने के लिए, एक सिग्नल देने के लिए वहां लोग चीन के आए थे, हमने भी वहां सैनिक खड़े किए। वो अब वापस जाने की नीति करेंगे या वापस जाने का निर्णय होगा, जो शनिवार तक उसका निर्णय हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, जिसमें उन्होंने वो तय किया था। और पेंगेंग त्सो का जो मामला है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसकी और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, और फिर अंत में ये सब होने के बाद, जिसके लिए और 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चीन के सैनिक जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में आके बैठे हैं, उन्होंने जो पोजीशन अभी ली है उसको छोड़ के मई 5 के पहले जो पोजीशन थी वहां पे जाना चाहिए। तब हम भी मई 5 के पहले वाली पोजीशन पे हम भी बैठेंगे। अगर वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और एक फाइनल मामला है इसमें, जिसमें दोनों तरफ से ये तय किया गया है कि जो अभी 8-10 हजार लोग अपने अपने इलाकों में, समझिए सीमा से चीन के इलाके में 8 या 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूरी पे जो लोग उन्होंने तैनात किए हैं या खड़े किए हैं, या हमने भी खड़े किए हैं आर्टिलरी गन्स और टैंक्स वगैरह लाके, ये सब वहां से डी इंडक्ट हो जाएंगे। उनके जो पीस टाइम लोकेशन होती है, जब मतलब ऐसा अलर्ट नहीं होता है, जब वहां रहते हैं दूर 50, 60, 100 किलोमीटर दूर, वहां चले जाएंगे। ये फाइनल पॉइंट इस एग्रीमेंट में है, जो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर इसकी मतलब इसको अमल करेंगे इसके ऊपर। और फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स जिसको कहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उनके नेतृत्व में या उनके साथ चीन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनके साथ बातचीत या तो हो सकती है या फिर वो फोन पे बात कर सकते हैं। पर उस लेवल पे वो मामला जब जाएगा, जब मिलिट्री लेवल पे ये सुलझाया जाएगा, ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, उस इलाके में, उसके बाद ये होगा। फाइनल 2 पॉइंट्स, चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न काफी लोगों के मन में है। चीन इसलिए कर रहा है 2 कारणों के लिए। एक तो उनका एक टैक्टिकल कारण है, जो मैंने आपको बताया कि पेंगेंग त्सो में उनको लगता है, या लद्दाख में उनको लगता है, या अरुणाचल में लगता है कि भारतीय सैनिक अब ऐसे जगहों पे आ रहे हैं जहां वो पहले नहीं आते थे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसलिए इसको स्लो डाउन करने के लिए वो छोटी मोटी चीजों पे भी नुक्स निकालते हैं, कहते हैं कि ये रास्ता हमारे इलाके में आ रहा है, या आप हमारे इलाके में है, इसको बंद करिए। तो उन सीमावर्ती इलाकों में एक दिक्कत यह है कि काम करने का जो सीजन होता है वो सिर्फ 4 या 5 महीने का होता है, मई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद या तो बर्फबारी होती है या बारिश होती है, तो काम होता नहीं है। इसलिए वो आप देखेंगे, ये जो स्टैंड ऑफ जो होते हैं वो हमेशा अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में होते हैं। उस सीमावर्ती इलाकों में बहुत कठिन इलाका है, वो इलाके हैं जहां आपको 15,000 16,000 फीट के ऊपर तैनात रहना पड़ता है, सांस फूलती है, बहुत ठंड होती है, -20-25 डिग्री ठंड हो जाती है, और ऐसे इसलिए वहां काम नहीं होता, इसलिए वो हमें स्लो डाउन करना चाहते हैं। इसलिए ये टैक्टिकल एक कारण हो गया, चीन ये कर रहा है। एक स्ट्रेटेजिक कारण है, आपने देखा होगा कि कोविड के कारण, जिसे हम चाइनीज वायरस भी कहते हैं, पूरी दुनिया में खलबल मच गई है, पूरी दुनिया में तबाही मच गई है, इकोनॉमीज सब कोलैप्स हो गई है। तो चीन की बड़ी धज्जियां उड़ रही है, लोग चीन के ऊपर गुस्सा है सब जगह पूरी दुनिया में, और इसलिए चीन ये दिखाना चाहता है, और सिर्फ भारत को नहीं, उनके जो एडवर्सरीज है, उनके जो दुश्मन वो मानते हैं या उनके कॉम्पिटिटर्स मानते हैं, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत, ऐसे जगहों पर वो सब जगह पे अपना एक पावर दिखाने के लिए, असर्टिवनेस दिखाने के लिए कि हम अभी भी उतने ही ताकतवर हैं, अभी भी हमारे में उतनी ही क्षमता है, इकोनॉमिक और मिलिट्री क्षमता, ये दिखाने के लिए हर जगह पे ऐसे नुक्स निकाल रहे हैं, ऐसे स्टैंड ऑफ करा रहे हैं। जैसे ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में उन्होंने उनकी नौकाएं डुबा दी, वियतनाम की, फिलीपींस की, जापान की, इंडोनेशिया की। हमारे यहाँ सीमा में आके खड़े हो गए, हमारे सीमा में उन्होंने घुसपैठ नहीं की है। जैसे मैंने कहा, सीमा का
सीमा कहाँ है, ये अलग अलग नोशंस अलग अलग जगह पे है। हम अगर कहते हैं कि हमारी सीमा पॉइंट ए पे है, तो वो कहते हैं नहीं, आप पॉइंट ए माइनस करके वो जो जगह है वहां पे हमारी सीमा है। तो अभी सीमा तय नहीं हुई है, इसलिए ये विवाद चलता है भारत और चीन के बीच में। और इसीलिए हमें आंखें दिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ हमको, कि वो जापान को, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सभी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला फाइनली मिलिट्रीली सॉल्व नहीं होगा। और चीन की एक ही फितरत मैं आपको बता दूं, आप देखिए 1979 के बाद, 1979 के बाद चीन के सैनिक आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़े हैं। उस लड़ाई में भी उनकी हार हुई थी वियतनाम के साथ, बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। और भारतीय सैनिक जबकि कई जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग जगहों पर काफी लड़ते हैं, काफी उनकी तैनाती अच्छी है, वो कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। और इसीलिए इसमें डरने की ऐसे कोई एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी आने की, कि हमारा इलाका चीन ने ले लिया, या हम बिल्कुल कमजोर हैं और वो हमें ओवररन कर जाएंगे लद्दाख में या फिर अरुणाचल में, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चीन के 2,20,000 सैनिक तिब्बत में हैं, 2,30,000, तो हमारे 2,25,000 पूरे सीमा पे हमारे तैनात हैं या तैनात किए जा सकते हैं। उनकी अगर एयरफोर्स के पास अच्छे लड़ाकू जहाज हैं, हमारी भी तैयारी पूरी है। हमारे पूरे एयरपोर्ट्स जो हैं, छबुआ से लेकर आसाम में लेह तक, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हमारे हैं, और हमारी एयरफोर्स की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है उनसे, और हमारे पास काफ़ी एडवांटेज है। इसलिए उसमें कोई एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी लाने की जरूरत है नहीं। ये मामला अल्टीमेटली कूटनीतिक और राजनीतिक लेवल पे ही सुलझेगा। अभी जो हो रहा है, ये मिलिट्री लेवल पे जो झगड़ा है, वो अभी सुलझने की कोशिश हो रही है, और इसके बाद भी ये होता रहेगा। जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर आगे तक ले जाएंगे, ये झड़पें होती रहेंगी। ये हमने मन में तय कर लेना चाहिए कि ये आज मामला आज सुधरा है इसलिए, या आज सुलझ गया है इसलिए ये खत्म हो गया, ये बिल्कुल मान के न चलिए। ये आने वाले 10 वर्षों में, ये काफी 5 वर्षों में कम से कम होगा ही। और अल्टीमेटली चीन को और भारत को मिल के बैठ के सीमा को वहां पे डिमार्केट करना पड़ेगा। सीमा का पूरा जो मार्किंग है मैप पे, वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक ये झड़पें होती रहेंगी। और चीन का एक तरीका है जो और हमारे पास वो उसकी पूरी जानकारी, असेसमेंट है, कि वो यहाँ तक आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वो पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। दे हैव नॉट सीन ब्लडशेड फॉर द लास्ट 40 years. Their soldiers have not had real combat experience for the last 40 years. Whereas our soldiers have had enough combat experience in Jammu and Kashmir, in Northeast, in UN missions, and our fellows are much more hardier. And that is the advantage that we have, that we are a constantly battle ready military. चीन की जो मिलिट्री है, the Chinese military is more like a showpiece. If you saw some of the videos that they have shown, it was laughable. वो दिखा रहे थे कि वुहान से 5,000 किलोमीटर दूरी पे वो लासा में या तिब्बत में उनके सैनिक आ रहे हैं जहाजों से, कमर्शियल एयरलाइन से या रोड से। वो पूरी तरह से सुसज्जित है, अच्छी हेलमेट पहनी है, अच्छे गन्स हैं। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर आप 100 फीट मीन सी लेवल के वहां उस ऑल्टीट्यूड से आते हैं, and if you come to 14,000 feet altitude, you need 3 weeks for acclimatization. अगर आप acclimatize नहीं करोगे 3 सप्ताह के लिए, तब आप वहां पे चल ही नहीं पाओगे। 5 मिनट के बाद आपकी सांस फूल जाएगी और आप कोलैप्स हो जाओगे। So there are many factors in all this. We are strong and very capable of defending our borders, our borderlands, and our territory. So therefore, there is nothing to be negative about it, or nothing to be afraid of. And this will be resolved finally in the next 1 month or so. ये कह के मैं अभी अपना वक्तव्य यहीं रोकता हूँ, और जो प्रश्न होंगे या कोई टिप्पणियां होंगी उसको सुनने की कोशिश करता हूँ। रवि जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने व्हाट, हाउ और व्हाई का सारा बैकग्राउंड स्पष्ट किया। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को क्लब करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर, एक तो वैसे लगभग आपने अपने आखिरी 10 मिनट में ये कवर किया ही,
चूंकि लोगों के सबके मन में आशंका तो रहती है कि इंडिया और चाइना में क्या चल रहा है बॉर्डर पर, और आपको मालूम है कि इस तरीके का कुछ बॉर्डर पे चलता है तो हमारी इंटरनल राजनीति पार्टियों की चालू हो जाती है, एंड पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ट्राई टू कॉर्नर गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है या ऑथेंटिक न्यूज है, उसके लिए बहुत सारे लोग दे लुक एट पीपल लाइक यू, जिनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड आपका नेटवर्क है, आपका अपना अध्ययन है। सो उसके लिए सर, जैसा आपने अभी जस्ट बताया कि मतलब वैसे आपने काफी कुछ इसका आंसर किया, बट देन आई एम स्टिल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस वी हैव रिसीव्ड, चाइना इज अ 14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड इंडिया इज स्टिल ट्राइंग। भारत में हमारा ड्रीम है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टच करें। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, आज एक मिंट में रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि इंडियन आर्मी हैज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंटेन ट्रूप, सेज चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट। आपने इस बारे में बताया कि इंडिया इज मोर बैटल रेडी, आवर एयरफोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, बट एक जो कैपिटल का एक पहलू आता है, डू यू थिंक इट विल नेवर गो दैट लेवल या नहीं? अगर होगा तो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग in terms of, मतलब it should not be seen the monetary capacity कि वो बहुत developed हैं, हम developed नहीं हैं. So I mean, just few words on that. Certainly. See, of course, to have a strong military, you need to have a robust economy. But it's a conundrum. ये जो है egg and chicken का मामला है कि आप strong economy करने के लिए आपको strong military चाहिए, और strong military करने के लिए strong economy चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा एक अल्टीमेट एम भारत का जो है, जो मैं समझता हूँ, ये है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में। जब वो हो जाएगा तो मिलिट्री के लिए पैसा और थोड़ा अवेलेबल होगा। अभी हमारी कमजोरियां 2-3 जगह पे हैं कि हम मॉडर्न हथियार खरीदने के लिए, या फिर हमारे जो सैनिक की संख्या है, अकेले आर्मी में 12 लाख लोग हैं, और अगर तीनों अंगों को मिला ले तो 15 लाख लोगों को आपको सैलरी, पेंशन, इसी में हमारा कम से कम 60% पैसा जो डिफेंस में आता है वो उसी में जाता है, पेंशन, पे, अलाउंस, उसी में। तो उसको कम करके नए प्लेटफॉर्म, नए वेपन्स लाने के लिए इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी और मजबूत होनी पड़ेगी और फ्लरिशिंग होनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी जो क्षमता है भारत की मिलिट्री की, ये कोई कम है। इतना बता दूं कि भारत के पास अभी ऑफेंसिव क्षमता नहीं है चीन में जाकर या तिब्बत में जाकर उनके ऊपर हमला करें, क्योंकि वो मुश्किल है माउंटेन्स में करना। पर ये बात है कि अगर चीन डेयर करता है अंदर आने के लिए, अगर वो उसकी कोशिश होती है कि हम भारत के इलाके में आए और भारत के ऊपर हमला करें, तो I can say this with confidence that 2020 is not 1962. We are far better off, and our defensive posture, if not the offensive posture, is so strong that China will not dare to come in, for one simple reason कि आपने कहा कि उनकी इकोनॉमी कितनी 13 ट्रिलियन है और हमारी 3 भी नहीं हुई है अभी तक। So they are far more powerful economically, militarily. For them, an outright victory is a must if they fight with India. But a draw is no option for China. It's an insult. It's a defeat. And therefore, they will never try to come into India, because they know that they will get a bloody nose. They will have a stalemate. They cannot afford to have a stalemate if they launch an all-out attack. They have to defeat India as badly as India was defeated in 1962, which is not possible anymore. That's all I'll say. Right. Thank you, sir. The second question, काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर विभा सांबवाटे, मयूरा रानाडे, एक्चुअली सब लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है, इट इज अराउंड why of the situation. तो उसमें भी आपने थोड़ा सा टच किया है, but then still we have questions that is China doing this to get some economic concessions, या फिर चाइना वर्ल्ड पावर अपने आप को साबित करना चाहता है इसलिए कर रहा है क्या? आपने बताया कि वो सिर्फ हमसे नहीं, बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ में लगा है, बट देन स्टिल इफ यू मोर वर्ड्स इफ यू कैन शेयर व्हाई चाइना इज डूइंग व्हाट इट इज डूइंग. So there is one more dimension which I didn't speak about, is this, that for some years now, for almost 10 years now, China thinks that India is going to
join United States in an alliance to contain China. अब आपको सभी को पता है कि यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, and President Trump has taken it upon himself to put down China or take on China economically and politically. So he is hitting out at China. So China's biggest worry today is that the so-called alliance of democracies in Asia, Australia is not in Asia, but Japan, India, US and Australia, which is a quad kind of a grouping, will get together with Vietnam, with Philippines, with Indonesia to contain China. Because China's biggest fear is that Malacca Straits, nahi aa raha? Suna hai jara? हाँ, okay. Yes, yes, yes. Okay. So biggest fear is that all of us, including the United States, India, Japan, Australia, Vietnam, all of us will get together and oppose or put down China or contain China. Now they are sending this signal to India that it is not in your interest to ally with United States, and which is true. And let me say this, that India is not looking to be a military partner or alliance partner with United States, because we are too big a country, both population wise and area wise and location wise, to be anybody's number two or an alliance partner, junior alliance partner. United Kingdom can afford to be or needs to be a junior partner of United States, but India cannot afford or will not do because we have strategic autonomy. And therefore, we always tell all these people who say that let us contain China, let us form an anti-China alliance. We always say to Australia, to Japan, to United States that while we can work together, you let us solve our problem with China ourselves. क्योंकि जो अनकॉन्टेस्टेड बॉर्डर है या जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, अनसेटल्ड बॉर्डर है, नॉट अनकॉन्टेस्टेड बट कॉन्टेस्टेड बॉर्डर, अनसेटल्ड एंड अनडिमार्केटेड बॉर्डर इज ओनली विद इंडिया, और किसी की सीमा चीन के साथ नहीं है, लैंड बॉर्डर. और इसीलिए जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें ही सॉल्व करनी है. एंड देयरफॉर इंडिया हैज दिस बिग चैलेंज टू बैलेंस इट्स फ्रेंडशिप or its relationship with the United States on one hand, and its relationship or its competition and cooperation with China. And that is where the Chinese are trying to send us a message that please don't go to the other side. It is not in your interest. That is one of the hidden messages in this, what they are trying to do. Right. Sir, एक बात और है, जब भी पर कुछ न कुछ स्क्रिमिश हुई है या इस तरीके की आर्मी बिल्डअप होता है, तो एक तरफ तो जो तज्ञ या एक्सपर्ट्स हैं, दे वुड ऑफ कोर्स वांट टू सी एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, समस्याएं क्या आ रही है. लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, ऑफिस गोइंग लोग, तो उन लोगों के दिमाग में एक प्रश्न है जो हमेशा आता है कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या 6 साल पहले जैसी थी और आज जैसी है, उसमें कोई बदलाव है क्या? मतलब मानिए कि हमारी फोर्सेस की कैपेसिटी या उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वी हियर अ लॉट अबाउट इट कि ये सुधरी है, बट देन विथ योर एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एंड योर रीडिंग दैट यू डू, कैन यू थ्रो सम लाइट on what has been the change? How are our forces any different from what they were 5-6 years back? Yes, I think see, there are 2 or 3 things that have changed. The biggest thing is that the mindset has changed in the political and the executive leadership. See, earlier, every time China did this intrusion या आके बैठ गए कहीं, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता था कि चलो इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करते हैं या उनके और कुछ नहीं बोलेंगे. 2014 से जो चुमूर की बात कर रहा था मैं, शी जिनपिंग जब भारत में आए थे, उसी समय जब बिल्कुल टाइमिंग करके उनके लोग अंदर आए थे, उस समय से ये एक नीति शुरू हुई है कि जो मैंने अपनी किताबों में लिखी है बहुत बार और बाहर भी बोलता हूँ बहुत बार, कि हमने ये तय किया कि जबकि हमें पता है कि चाइना हमसे मिलिटरीली एटलीस्ट ऑन पेपर इज स्ट्रॉन्गर, इकोनॉमिकली इज फार स्ट्रॉन्गर, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट what he tries to do, how he tries to push the boundary, come and occupy some of the areas that he wants to. So we are in one line, we are resolute on the border, reasonable in diplomacy.
सो हम जब बॉर्डर पर डटे रहते हैं उसके सामने, जैसे इस बार भी हुआ, जो 2015-17 में भी हुआ डोकलम में या डोलम में, जहां हमने ये कहा कि आप अगर हमारे इलाके में आने की कोशिश कर रहे हो या वो सीमा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फायर करेंगे या फिर आपको मारपीट करेंगे। हम वहां खड़े रहेंगे डट के, आप भी खड़े रहो और फिर डिप्लोमेटिकली जो सॉल्व करना है करो। दैट्स द बिगेस्ट चेंज इन माइंडसेट ऑफ द डिसीजन मेकर्स, प्रधानमंत्री से लेकर जूनियर मोस्ट जो कमांडर है ऑन ग्राउंड, उनमें ये माइंडसेट चेंज आया है। पहले ये थोड़ा सा कम था। दूसरा, पिछले 15 सालों से, और ये इसमें सिर्फ 2014 से की बात नहीं है, पर पिछले 10-12 सालों से हमने नए नए फोर्सेस को रेस किया है। 2 माउंटेन डिविजन्स हमने 2009-10 में रेस करना शुरू किया है। इसका मतलब 40,000 सैनिक हमने बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, अरुणाचल में, जहां एक लेखाबाली में और एक दूसरा मीसामारी में, ऐसी जगह पे 2 डिवीजन वहां पे तैनात है। हमने एक माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार किया जो पहाड़ी इलाकों में जिसकी लड़ाई हो सकती है, जिसकी तैनाती हो सकती है, जो लड़ाई कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि हमारी जो सीमा है भारत चीन की, ये पूरी माउंटेनस है, जो पहाड़ी इलाकों में ही इसकी सीमा है। पहाड़ी इलाकों में जो अटैकर होता है, जो ऑफेंसिव लॉन्च करता है, उसको 12 गुना, डिफेंडर से 12 गुना ज्यादा सैनिक लाने पड़ते हैं जीतने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर हमने 1 लाख सैनिक अभी वहां, मैंने 2,25,000 की बात की, 2,25,000 सैनिक अगर हमने वहां तैनात किए हुए हैं, तो उसको 12 गुना सैनिक वहां लाने पड़ेंगे चीन को आउटराइट विक्ट्री के लिए। दैट कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। इवन चाइना कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉस्ट, एंड देयरफॉर आई वुड से दैट दीज चेंजेस हैव फोर्स्ड हिम टू रीथिंक on his aggressive strategy. Many changes, more forces, more mountain divisions, modern helicopters, Chinook, ये Apache, M777 लाइट हॉविट्जर्स, जो आर्टिलरी गन्स जो हेलीकॉप्टर के नीचे टांग के जो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है माउंटेन्स में। रास्ते हमने बनाए हैं वहां तक जाने के लिए, हमारी व्हीकल जाती है। तो काफी बदलाव आया है। पर सबसे बड़ा बदलाव हमारे मानसिक जो तैयारी होती है, जो एक धाड़स होता है, जो एक जोर, मतलब मन का जो जोर होता है, या जो माइंडसेट चेंज कहते हैं, वो आया हुआ है पिछले 6-7 सालों से। राइट सर। सर एक और कुछ लोगों का प्रश्न है, राजीव रंजन कश्यप जी, अवधेश कुमार जी, हरि जोशी जी, उन लोगों ने प्रश्न पूछा है। चूंकि चीन और भारत की बात आ रही है, तो जो और आसपास के नेबर्स हैं हमारे, उनका भी रोल, उस पर भी एक स्वाभाविक है कि उस पर प्रश्न आएंगे। नेपाल के बारे में हम सुनते हैं कि नेपाल के साथ जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार या एक रिश्ता भारत का था, वो शायद अब वैसा नहीं है। तो उनका रोल, और पाकिस्तान का तो वी आर ऑल अवेयर अबाउट द रोल एंड देयर पोजीशन, बट देन वुड यू काइंड ऑफ स्पेंड 1 or 2 minutes on the role of the neighboring countries in this situation? Where do they stand? Yes, so obviously there is a geopolitical dimension to all this, that China knows that India is the big brother or the biggest country in the region, South Asia region. तो हमारे जो पड़ोसी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इस सब जगहों पर पिछले 10-12 सालों से चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। तो अभी नेपाल में उनका एक एडवांटेज ये है पिछले 3-4 सालों से कि केपी शर्मा ओली, जो कम्युनिस्ट हैं, जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वहां पे प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया है पैसे से या अदरवाइज, कि वो अभी भारत के खिलाफ हो गए हैं। आपने देखा होगा ये लिपू लेक वाला जो एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं नेपाल वाले, और कह रहे हैं कि हम ये सीमा विवाद जो हमारे साथ भी आपका हो रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपकी सीमा जो है ये डिमार्केटेड नहीं है, नए मैप्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर, बट अल्टीमेटली all small neighbors, including Bhutan, are looking at India for all kinds of support. उनका इकोनॉमिक टाइज, उनके जो कल्चरल टाइज हमारे साथ जो हैं, या ट्रेडिशनल जो हमारे उनके संबंध है, बहुत अच्छे हैं।
तो ये बीच बीच में ये होते रहता है इनका कि कैसे भारत के और चीन के बीच में बैलेंस बनाए रखें। तो चीन कोशिश करता है कि उनको उकसाए, वो कुछ बात करे चीन भारत के विरुद्ध, जैसे बांग्लादेश में कभी करते थे, अभी नेपाल में कर रहे हैं, पहले मालदीव्स में था। 2018 तक लोग कहते थे कि मालदीव्स पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया है, चीन का प्रभाव इतना ज्यादा है। 2019 में भारत ने एक ऐसी चाल खेली कि अभी जो सरकार है वो पूरी तरह से भारत के अधीन है, या भारत के साथ उनके संबंध पूरी तरह से अच्छे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में ये देयर इज नेवर अ फुल विक्ट्री और फुल डिफीट, it's an ongoing process. So therefore we are aware of what is happening, who's going where. We have to be aware, we have to be ready for changing political environment, diplomatic environment, but ultimately it has to be between India and China. राइट, साठे जी का एक प्रश्न। साठे जी, नितिन जी, मेरे दो सवाल है, एक सजेशन है, नॉट क्वेश्चन। एक तो आपको सुझाव ऐसा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा विश्लेषण किया, लेकिन आज मीडिया में हम देखेंगे तो सरकार की जो भूमिका है और जो हमारा सैन्य दल कर रहा है, ऐसी पूरी जानकारी आज आती नहीं जो आपने बताई थी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखे अंग्रेजी मीडिया में, तो लोग थोड़े दिग्भ्रमित इस विषय पर हुए और होते भी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सरकार के विरोध में लोग लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक आज जैसा आपने बहुत ही सहज रूप से बताया और जो ज्ञान दिया सबको, बहुत अच्छा था फॉर ए लेमैन। तो ऐसा एक आर्टिकल आप जरूर लिखे, मेरा सुझाव था। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी जहां लद्दाख में ये फेस ऑफ हो रहा है, आमने सामने जो दोनों सैन्य दल खड़े हैं, तो लद्दाख की जो लोकल जनता है, स्थानीय जनता, उनके मन में एग्जैक्ट अभी क्या चल रहा होगा, यानी युद्ध होगा नहीं होगा, ऐसे मन में रहता है या ना भय। तो लद्दाख की जनता में अभी आज की स्थिति में क्या मनस्थिति उनकी होगी, ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। मैं इस बार तो गया नहीं हूँ, मैं काफी बार वहाँ लद्दाख में गया हूँ, रहा हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि लद्दाख की जनता जो है वो इससे भयभीत नहीं है। वो जानते हैं कि भारतीय सैनिक जो जिस तरह से उनकी तैनाती है, भारतीय सैनिक जैसे वहाँ काम करते हैं, या फिर चीन के साथ उनके संबंध या डटे रहते हैं, इसलिए उनके मन में भय बिल्कुल नहीं है। और वो लद्दाख में लद्दाखी सैनिक भी हैं, जो हमारे लद्दाख स्काउट्स नाम की दो रेजिमेंट्स हैं जो वहां तैनात रहती है, इसलिए वो बिल्कुल वहां पे भयभीत नहीं है, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय सरकार उनके साथ में है, और वो बिल्कुल करने नहीं देंगे चीन का जो भी वहां पे एक मंसूबा है उसको पूरा होने नहीं देंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। इसलिए उनका सपोर्ट भारतीय सेना के लिए बहुत मायने रखता है, और वो भारतीय सैनिकों के साथ या भारतीय सेना के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। कश्मीर में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर जगह कि भारतीय सेना को पूरी तरह से जनसंख्या का सपोर्ट है या नहीं है। अरुणाचल में या फिर सिक्किम में या फिर लद्दाख में ये एक बड़ा एडवांटेज है कि भारतीय सेना के जो संबंध है लोकल पॉपुलेशन के साथ वो बहुत ही अच्छे हैं, करीबी हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हैं, इसलिए वो वहां भय बिल्कुल नहीं है। जो भय हमें यहाँ लगता है दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में या छोटे शहरों में, वो लद्दाख में बिल्कुल नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। राइट। सर, मे भी अंतिम प्रश्न, मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़े से विषय से एस्ट्रे भी है, मैं उनको नहीं ले रहा, बट जो रिलेवेंट है उसमें अंतिम प्रश्न ये है कि जो अभी देश में चल रहा है, और एक चाइना एक का जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, उसके बारे में एक भावना तो देश में पहले से थी, लोगों के बारे में एक नकारात्मक सा एक भावना थी, और अब जो ये बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का एक कैंपेन निकला है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बोला है, तो बहुत सारे लोग इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइनीज वायरस, और फिर उसके बाद जो बॉर्डर पर एक स्ट्रगल हो रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल बोला। तो आपको लगता है कि ये जो सर्कमस्टांसेस या जो देश में हो रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है चाइना पे? वुड दे टेक अ नोट ऑफ इट, एंड इफ यस, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दे वुड थिंक? I think they are aware of the fact that actually China is making a big mistake. मुझे अगर पूछें तो वो
पूरी भारतीय जनता को 130 करोड़ जनता को अपना दुश्मन बना रही है। जो अभी वहाँ LAC पे जो हरकतें कर रही हैं चीन के लोग जो कर रहे हैं, उससे हमारे मन में जो एक चीन के बारे में एक इंडिफरेंस था, वो जाके अभी चीन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, नई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वो मैं समझता हूँ कि चीन की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय एंटेगोनाइजिंग 1.3 billion Indian population. That's one. Number two, I think more than boycotting Chinese products, I think we have to be careful about using Chinese apps on our smartphones, because they are taking away all our personal information, all our database. They're creating a database about Indian public, because there are apps like Zoom where we are using. I think we have to be careful not to use apps like Zoom or TikTok या फिर बाइट डांस के जो इतने कम से कम 40 ऐसे एप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे जो चाइनीज ओरिजिन है. So if we can start uninstalling those apps from our smartphones, that itself is a big blow to these Chinese companies, which are actually related to the Chinese Communist Party, controlled by the Chinese Communist Party in one way or the other. That is the way to do non-contact warfare, जिसको हम कहते हैं, instead of boycotting Chinese goods, yes, certainly आत्मनिर्भरता, local for vocal या vocal for local करना चाहिए, पर उससे पहले जो हमारे हाथ में है वो हम करें. मैन्युफैक्चरिंग चेन को इफेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा. अभी हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो चाइनीज एप्स हैं, टिकटॉक को इंस्टॉल नहीं करें, अनइंस्टॉल कर दें, टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करें, बाइट डांस है, शेयर इट है, ये सब जो एप्स है, जूम है, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, इसका इस्तेमाल मत करिए. देखिए उसमें क्या इफेक्ट होता है. यही मैं एक फाइनली जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उनको कहूंगा, और यही कह सकता हूँ कि चीन के साथ अगर हमें मुकाबला करना है तो ये मल्टीपल फ्रंट्स पर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, सिर्फ सैनिकी तौर पर नहीं. एज सिटीजन्स आल्सो वी हैव टू फाइट द चाइनीज कॉलोनियलिज्म दैट माइट हैपन इन फाइनेंस. स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनका जो फाइनेंस आता है, उनका जो पैसा आता है चीनी कंपनियों को, उसको नकारना चाहिए. ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अगर तय किया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, ऐसा मैं समझता हूँ. Sir, before I request Sathe ji to kind of give a formal thanks to you on behalf of all our viewers and Prabodhini, एक छोटी सी बात जो कि मैं सारे viewers ने comment section में लिखा है कि they were always befuddled with the kind of happenings which are happening at the border, और इस session से उनको काफी clarity आई है. तो ऐसे सारे लोग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि there is a huge section of people who are looking for authentic information, authentic news, और फिर उसकी विवेचना एक कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. तो ऐसे काफी सारे लोग नितिन गोखले सर की तरफ देखते हैं उसका जवाब जानने के लिए. तो उन सारे लोगों को मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल और भारत शक्ति ऐसे दो मेथड्स, मीडियम्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स भी हैं और फेसबुक और ट्विटर पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं. गोखले सर की टीम ही इन दोनों को रन करती है, और वो समय समय पर आकर और जो इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं या डिफेंस के जितनी अपडेट्स हैं उनके बारे में काफी इनसाइट्स उस पर शेयर करते रहते हैं. सो थैंक यू सर, एंड आई विल रिक्वेस्ट साठे जी टू काइंड ऑफ फॉर्मली थैंक. बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने इस पूरी गहन समस्या के ऊपर जो प्रकाश डाला. जैसे आपने भारत चीन के पूर्व इतिहास बताया, विद्यमान स्थिति क्या हो रही है ये बताया, और आगे भी क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम सबको अवगत कराया. तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ. और आखिर में आपने हर नागरिक का भी इस पूरे युद्ध में या किसी भी देश के साथ कुछ व्यवहार करना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके ऊपर भी आपने जो प्रकाश डाला, आपके बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब, हम सब की ओर से, सभी प्रतिभागी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से और मालगी प्रबोधिनी की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद रवि जी, बहुत अच्छा लगा बात करके. धन्यवाद. अच्छा, मेरे मन में